आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। कभी वीएचपी के फायर ब्रांड लीडर रहे प्रवीण तोगड़िया, जिन्होंने अपनी पहचान ही बनाई थी इश्तियाल अंगेज तकरीर के जरिए। मुस्लिम मुखालिफ हिंदू परस्त तोगड़िया एक वक्त में वीएचपी की पहचान थे। बीजेपी ने उनकी बनाई सियासी जमीन का अपने हक में खूब इस्तेमाल किया, लेकिन अब यही हिंदूवादी फायर ब्रांड लीडर वीएचपी से लेकर बीजेपी तक किसी के काम के नहीं रह गए हैं, क्योंकि दोनों ने ही अपने नए चेहरे बना लिए हैं और इसीलिए वो अब हाशिए पर हैं। अब 4.5 साल बाद सोने के बाद जब हर कोई मंदिर की सियासत में उतर आया है और हर कोई अपनी तरह से दावा ठोक रहा है और हर एक अपने आप को दूसरे से बड़ा राम भक्त बताने की होड़ में लगा है, तो भला अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त और हिंदूवादी बताने में प्रवीण तोगड़िया कैसे पीछे रह जाते। तो उन्होंने इजाजत न होने के बावजूद अपने हामियों के साथ अयोध्या कूच किया और राम मंदिर को लेकर जमकर वो बीजेपी पर बरसे। पुलिस से भिड़ते ये लोग प्रवीण तोगड़िया के हामी हैं, जिनकी नींद अचानक से टूटी है और राम मंदिर के नाम पर इलेक्शन से पहले अचानक बढ़ रही सियासत में अपना नाम दर्ज करवाने और राम मंदिर बनवाने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। जी हां, राम मंदिर तामीर की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सरबराह प्रवीण तोगड़िया अयोध्या पहुँच गए हैं, जिसने इंतजामिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तोगड़िया ने अयोध्या पहुंचकर नई पार्टी का ऐलान किया, कहा अब की बार हिंदुओं की सरकार। वहीं पीर को तोगड़िया जिला इंतजामिया की बिना इजाजत लिए सरयू घाट पर प्रोग्राम करने पहुंच गए थे। आज रामकोट परिक्रमा और सरयू तट पर संकल्प सभा की तैयारियों को देखते हुए अयोध्या में हाई अलर्ट है। हालांकि बाद में इंतजामिया के मनाने के बाद तोगड़िया ने रामकोट की परिक्रमा का प्रोग्राम रद्द कर दिया। बहुमत की भाजपा की सरकार आएगी तो मंदिर बनाएगी और मंदिर बनेगा हमारे मरने से। तो भी उसके आधार पर लोगों ने बलिदान दिया। एक माँ के 2 बेटे यहाँ मारे गए, कोठारी बंधु। गोधरा के रेलवे स्टेशन में 59 लोग मारे गए। इस आशा में हम मरेंगे पर राम को घर मिलेगा। और स्थिति यह बनी कि भाजपा ने 500 करोड़ का अपना दिल्ली में कार्यालय बना दिया। मैंने एक नेता को पूछा कि आपने कार्यालय बना दिया राम का, मंदिर का क्या? उन्होंने कहा कि हमने तो हमारा बना लिया, राम का राम जाने। तोगड़िया बीजेपी पर जमकर बरसे। तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर बनाने को लेकर कानून बनाने की मांग करने वाले अब अक्सरियत में हैं और राम मंदिर के दर्शन करने तक नहीं आते हैं। दिल्ली में 500 करोड़ का बीजेपी का दफ्तर बनवा लिया, मगर रामलला आज भी टाट में ही है। तोगड़िया रियासती हुकूमत पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रहने से रोका गया, हमारे हामियों के खाने के सामान से लदे ट्रक को रोका गया। ऐसे तो मुलायम राज में हुआ था। इस मामले को लेकर राम मंदिर बाबरी मस्जिद की असली कानूनी लड़ाई लड़ने वालों का रद्द अमल सामने आया है। इसी प्रकार से रामलला के नाम से आंदोलन करेंगे, राम भक्तों को अपने अनुकूल करेंगे और जैसे राम भक्तों ने भाजपा का समर्थन किया और सत्ता उनको दिया, उसी प्रकार से हमको भी सत्ता मिल जाएगी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वैसे प्रवीण तोगड़िया भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि उनके अनुयायियों ने घोषणा किया है कि राम तोगड़िया जैसा प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, तोगड़िया जैसा चाहिए। ये राम मंदिर को आगे करके और एक नई पार्टी का गठन कर लेना, फिर या तो फिर ये करना कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है, सबका अधिकार है, आप करिए, मेरे लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। अगर प्रवीण भाई साहब भी अगर राजनीति के लिए राम मंदिर का मुद्दा उछाल रहे हैं तो ये माना जाएगा कि ये न तो हिंदुओं के हैं, न तो हिंदुत्व से इनका कोई मतलब है और न राम मंदिर से मतलब है। केवल ये राम मंदिर को आगे करके कहीं न कहीं से ये चाहते हैं कि हम एक पार्टी बना करके हम प्रधानमंत्री बन जाएं। अब इनको राम मंदिर को भगवान राम के राजनीति करने पे थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये गुमराह करेंगे, क्योंकि इनको 4 साल में इलेक्शन में ये पार्टी में रहे, इनको कुछ नहीं मिला। अब ये हिंदू मुसलमान में एक गर्माहट करेंगे पैदा, लेकिन जनता बहुत होशियार हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री की देन है कि शिक्षा भी आगे है। अब लोग समझ रहे हैं कि हमको क्या करना है।
ये नई पार्टी का गठन जो किए हुए हैं कि इससे सत्ता केवल इनको हासिल करना है, भगवान राम का सहारा लेना है कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। उधर राम मंदिर मुद्दे पर अब शिवसेना भी लगातार मरकज पर निशाना साध रही है और इसी को लेकर 25 नवंबर को उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे पहले संजय राउत फैजाबाद पहुंच गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर तमाम सियासी जमातों का रिएक्शन भी सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी जनता को ही भूल गई, और जनता को तो भूली, सबका साथ लेके सबका विकास करने वाली पार्टी, सबका साथ तो लिया, विकास किसका किया? किसी का भी नहीं, किसी का भी विकास नहीं किया। और साथ जिनका लिया वो भी साथ छोड़ के जा रहे हैं। शिवसेना पहले ही जा चुकी है, टीडीपी भी जा चुकी है, जेडीयू नाव में सवार है, कब भाग जाए नाव से उतर के। और तोगड़िया जी ने आज आपने देख ही लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नहीं रह सकता। पिछले 4.5 साल से सोए राम मंदिर तामीर की बात करने वाली तमाम हिंदू तंजीमों पार्टियों को इलेक्शन से पहले भगवान राम की याद आ गई है और उन्हें फिर से अपने सियासी मफाद के लिए उनकी जरूरत महसूस हो रही है और सब अपने आप को एक दूसरे से ज्यादा बड़ा राम भक्त बताकर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन साहब, ये मुल्क जमहूरी निजाम से चलता है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर लगातार सियासत गरमा रही है। 4.5 साल से सब सो रहे थे। अब जैसे जैसे 2019 के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सबको राम बहुत याद आ रहे हैं। भगवान राम में जो उनकी भक्ति है, आस्था, वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि सियासत जो है वो इसी तरह से होती है। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या आपके सवालात हैं, क्या वाकई में आपको ये लग रहा है कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस मुद्दे को आगे किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि तोगड़िया जो कि बीजेपी के लिए अब किसी काम के नहीं रहे हैं, वीएचपी जिसका वो चेहरा हुआ करते थे उसके किसी काम के नहीं रहे हैं, हाशिए पे चले गए हैं, उन्हें तरह तरह के इल्जामात लगाए। हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था कि उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। अब अचानक से उन्हें राम क्यों याद आ गए हैं, राम मंदिर क्यों याद आ गया है? देखिए, मैं अगर आप थोड़ा सा पीछे आपको ले जाऊं, मैं 1990 से ये सारे का सारा सिलसिला कवर करता रहा हूं जी। कुछ नेशनल डेलीज के लिए जी। जब 1990 में हरिद्वार में एक विश्व हिंदू परिषद की एक ऐसे ही इज्तिमा हुआ था उनका, जहां पे ये डिसाइड किया गया तो आप अयोध्या चलो और वहां मंदिर बनेगा। तो मैं तब से अब तक देख रहा हूं और आज तोगड़िया जी को देख के मुझे लगा कि उनकी रेलेवेंस तो खत्म हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद की भी रेलेवेंस तब 1990 से और आज मैं देखूं, अशोक सिंघल इनके बहुत बड़े नेता थे, कदावर नेता थे, उनके वक्त में, उनके दौरान में कुछ और लोग भी थे, इनकी रेलेवेंस थी। आज मुझे लगता है तोगड़िया साहब का बयान देख के और पॉलिटिकल पार्टी जो बनाने का ऐलान कर दिया उन्होंने, वो एक मजाक है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। वो देखिए, अब वो अपनी रेलेवेंस और अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की, उनका रिश्ता दुनिया जानती है, उनका रिश्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से अच्छा नहीं है। तोगड़िया जी ने बहुत कोशिश भी की कि रिश्ता ठीक हो। उसके आगे क्या हुआ, कुछ ऐसे वारदातें हुई अहमदाबाद में, गुजरात में, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि ये मौका है, चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरी रेलिवेंस बन जाए, पॉलिटिकल रेलिवेंस बन जाए, विश्व हिंदू परिषद के ही सर्कल में थोड़ा रेलेवेंस बन जाए। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो इतनी बड़ी तादाद में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो इनके हामी हैं, जो उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये कौन लोग हैं? क्या वाकई में लोग जो हैं अभी भी तोगड़िया के साथ हैं? क्या वाकई में राम मंदिर का मुद्दा अभी भी इस तरह का है कि लोग प्रवीण तोगड़िया जैसे, जिनकी अब कोई उस तरह से पॉलिटिकल हम कहें कि इंपॉर्टेंस नहीं रही है, उसके बावजूद भी लोग उनके साथ खड़े हों और पार्टी का कोई रेलेवेंस वाकई में आपको लगता है?
कृष्णा जी देखिए, हिंदुस्तान में इज्तिमा इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। उसके कई वजूहत होती हैं। कुछ लोग कमिटेड फॉलोअर्स होते हैं, कुछ कई वजूहत से आ जाते हैं, किन्हीं को लाया जाता है। तो इसलिए चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे ये धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, तंजीमें हो, इज्तिमा इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके सब को इकट्ठा किया गया। कुछ लोग, विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा, इनका भी एक साइज और अक्स बड़ा है। 1990 से बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के अनफॉर्चुनेट उस दिन के आने तक इनका कद बहुत बड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं इनके फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन इज्तिमा इकट्ठा करना, कुछ लोग बहकावे में आते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, मुद्दे से जुड़े हुए हैं, ये भी एक असलियत है। तो कुल मिला के एक फैक्टर बन जाता है, आप एक शो करने में कामयाब हो जाते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोहम्मद सालार साहब है, उनको ले लेते हैं, फिर मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछूंगी। सालार साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, मेरे को ये पूछना है कि जो भी राम मंदिर या बाबरी मस्जिद की जो कहानियां, किस्से या प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो सिर्फ अपना नाम बढ़ाने के लिए ही करते हैं। क्योंकि सबको मालूम है, क्योंकि ऊपर वाला इंसानों का मोहताज नहीं है, और नीचे वाले जो है तो ऊपर वाले के मोहताज है। जिसने बड़े बड़े पहाड़, नदियां बनाई, क्या अपने लिए मंदिर या अपने लिए मस्जिद नहीं बना सकता था वो? जी। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के काम है। और मेरी सोच ऐसी है कि हर हिंदुस्तान की एक गली से एक इंसान ने निकलना और उसने ये बताना कि ना हमें मंदिर चाहिए, ना हमें मस्जिद चाहिए। तो ये अपनी अपनी सब दुकानें लपेटेंगे और बंद कर देंगे। जी, शुक्रिया सालार साहब। अनिल साहब, आपने बात सुनी अभी हमारे कॉलर की, और उसके मेरा सवाल भी यही था कि क्या 2019 भी राम मंदिर के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा? क्या वाकई में लोग जो असल मुद्दे हैं, कारोबार है, इसके अलावा अब सेहत है, गरीबी है, किसानों के मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे रियल मुद्दे हैं जो वाकई में रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इफेक्ट करते हैं, क्या उन पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा, या फिर से 2019 हम फिर से वही कहानी दोहराएंगे? पहले तो मैं सलार साहब को सलाम करना चाहूंगा। इतनी पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, काश कि अक्सरियत ऐसे सोचे हिंदुस्तान के अंदर, कटिंग अक्रॉस रिलीजियस लाइंस। तो मुझे लगता है ये मसला तो हल ही हल था, लेकिन बहुत बजा फरमाया उन्होंने, मेरा सलाम उनको। आपने अब कहा कि चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा। बस किस्मती ये है कि हमें 2014 में ये लग रहा था कि, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बनाया अभी डेवलपमेंट को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, उस वक्त भी बनाया, उसके बाद भी मुतवातिर वो उस पर बातचीत करते आ रहे हैं। लेकिन कहीं इलेक्शन आते आते मुझे लगता है कि डेवलपमेंट का इशू डिरेल हो रहा है, कहीं पटरी से उतर गया है ये। अब या तो ये होता है कि सरकारें जितना वादा करती हैं, रूलिंग पार्टी जो आती है उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाती, डिलीवर नहीं कर पाती, तो फिर वो लोगों को उकसाने के लिए या उनकी भावनाओं को उकसाने के लिए कहीं ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। जी, नितिन गडकरी तो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्हें पता नहीं था कि इतनी ज्यादा उनकी सीटें आ जाएंगी, इसलिए बड़े बड़े वादे कर दिए थे, अब उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो तमाम चीजें जो कही गई थी, क्या आपको लगता था कि वो जुमले थे, और अब जिस तरह से वादों को पूरा किया जाना था वो वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, और इसीलिए वो तमाम मुद्दे, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, राम मंदिर का हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे फिर से दोहराए जा रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि आपने बहुत सारे वादे कर दिए। वो भी एक ठीक बात है, आप वादे करते हैं, कभी कुछ झूठ होते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ पूरे हो सकते हैं, लेकिन एक मिडवे तो होता है। प्रॉब्लम एक और आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि नरेंद्र मोदी जी जब कैंपेन कर रहे थे 2014 की, उन्होंने अपने लिए बहुत टाइट डेडलाइंस फिक्स कर दी। 100 दिन में ये, 50 दिन में पाकिस्तान की खबर ले लेंगे, अगले 150 दिन में चाइना की खबर ले लेंगे, ये होगा वो होगा। जैसे नितिन गडकरी जी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि बस आगे 3 साल में हम यहां से फेरी में बैठेंगे और बंगाल में उतर जाएंगे। देखिए, देश बहुत बड़ा है, बहुत डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अब आप यहां से आप क्रूज चलाने की बात सोच लीजिए, तो पहले हमको गंगा की सफाई करनी होगी, पहले हमको रिवर फ्लो का लेवल मेंटेन करना है, जिसमें जहाज तभी चलेगा ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है कि आपने वादे तो बहुत किए और डेडलाइंस भी बड़ी टाइट आपने सेट कर दी। अब आते आते 3 साल के बाद आपने कहा नहीं 2022 अब हमारी डेडलाइन है, 2024 हमारी डेडलाइन है। तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात को कि हमने जो कहा था, जिसको नितिन गडकरी जी ने बहुत साफगोई से कहा, और बाकी लोग थोड़ा अलग तरीके से कह रहे हैं कि 22, 24, 50, तो
समझ आती है। डेडलाइन जो है वो बढ़ती ही जा रही है, 19 से अब 22 हो गई जब है। आप वादा भी करें लोगों से तो आपको उसको आप रियलिस्टिक होकर आपको वादे करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो इस मुद्दे से जुड़े और भी बहुत हमारे सवाल हैं, और अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो लगातार जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, क्योंकि लगातार 2019 जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। एक के बाद एक लोग जो हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, और प्रवीण तोगड़िया कल दरअसल वहां पर पहुंचे। इनको इजाजत नहीं थी जिला इंतजामिया की, उसके बावजूद भी वहां पर पहुंचे। नई पार्टी का उन्होंने ऐलान किया, बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो कानून बनाकर मंदिर बनाने की बात करते थे अब वो वहां पर जाते भी नहीं हैं। 500 करोड़ का उन्होंने दिल्ली में अपना ऑफिस बना लिया है, लेकिन रामलला जो है वो अभी भी टाट में ही सो रहे हैं। तो दरअसल जो उनकी साख खत्म हो चुकी है, जो एक चेहरा वो खो चुके हैं, उसको वापस लाने की एक कोशिश भर इसको कहा जा सकता है प्रवीण तोगड़िया की। अनिल साहब लगातार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे मामले की उन्होंने लगातार कवरेज की। जब 1990 की दहाई की जब हम बात करें, जब वाकई में तनाजा हुआ था, तब उन्होंने पूरी कवरेज की थी और विटनेस हो रहे थे। अनिल जी, अब जब हम ये बात करते हैं कि चाहे हम बात करें शिवसेना की, वो वहां पर पहुंच गए हैं, प्रवीण तोगड़िया वहां पर पहुंच गए हैं, इसके अलावा जो तमाम साधु संत है वो प्रेशर बना रहे हैं, बीजेपी भी अपनी तरह से इस बात को रख रही है। ये जज्बात से जुड़ा मामला है, लेकिन पूरा मामला अब कोर्ट में है, और 31 अक्टूबर से टाइटल सूट को लेकर, यानी कि मालिकाना हक किसका हो, इसको लेकर अब सुनवाई शुरू होने वाली है। क्या आपको नहीं लगता कि हम एक जमहूरी निजाम है हमारे मुल्क में, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए कि जो वो कहेगा वो माना जाएगा, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा। आपका जो इब्तदाई स्टेटमेंट था जो आपने पढ़ा है पैकेज के साथ, उसमें बहुत वजह आपने कहा कि सिस्टम कानून से चलता है, मुल्क कानून से चलता है, और अयोध्या और बाबरी मस्जिद जैसे इशू भी, तनाजे जो है ये भी कानून से ही सुलझेंगे। तो मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन देखिए, जब चुनाव आ रहे हैं तो कौन इंटरेस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में? चाहे वो जितना मर्जी कहें कि हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है, हमें हिंदुस्तान की लीगल सिस्टम पे बहुत भरोसा है, लेकिन अगर आपको भरोसा है तो ये सब क्यों? अभी तो शुरुआत है, ये तो इब्तदा है। अभी तो प्रवीण तोगड़िया साहब पहुंचे हैं, बहुत लाइन लगेगी, बहुत लोग पहुंचेंगे, दोनों तरफ से जाएंगे, तो अभी तो इब्तदा है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को, आप सुप्रीम कोर्ट अगर इसको देख रहा है, आप भरोसा जता रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना काम कर देना चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी किस्म का दबाव बना के आप 2019 के इलेक्शन से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला ले लेंगे, वो तो मुझे लगता है होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी है, मसला बहुत जटिल है, बहुत इंट्रिकेट है मसला, बड़ा, इसमें समय लग सकता है। लेकिन अगर आपको उत्तेजित करना है लोगों को तो वो एक अलग मसला है। अगर आपको इस पे सियासी रोटियां सेकनी है, जो बदकिस्मती से, जैसे आपने कहा कि 1990 की दहाई से आज तक होता आ रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ भी हुई है इसी तरह से, कुछ जो मजहबी लीडरान जो हैं दोनों तरफ के, उनकी दुकानें भी खूब चली है इसी वजह से। बिल्कुल। इसलिए अब अंडरलाइन जो स्टेटमेंट है, जो मुझे जरूर मानना है कि माशरे को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि अक्सरियत जो है, जो हिंदू समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी, उन्होंने संयम बना के रखा है, वो इन किसी बातों में अभी तक आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद से हमने कोई वहां पर कोई चीज देखी नहीं है। जब बाबरी मस्जिद वहां पर ढाई गई थी, उसके बाद से हमने नहीं देखा कि कोई भी इस तरह का वहां पे कोई इंसिडेंट उस तरह से हुआ है। तो लोग थोड़े सीख गए हैं, लेकिन फिर भी ये मामला जुड़ा हुआ जज्बात से है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो टाइटल सूट को लेकर है, लेकिन लोगों की आस्था से तो जुड़ा हुआ है ये मामला। देखिए, पहले तो जो पहले कॉलर थे, मैं अपने आप को बिल्कुल वाबस्ता करता हूं उनकी फीलिंग के साथ। हम सबकी फीलिंग, जो जितने भी हैं लोग हिंदुस्तानी हैं दिल से, सबकी फीलिंग वही है, ये क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। दूसरे कॉलर का क्या सवाल जी, कादिर जमाल साहब कह रहे हैं कि एक जमहूरी निजाम से हमारा मुल्क चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और उसका मतलब ये तो नहीं कि आप सेकुलरिज्म को खत्म कर दें और हिंदुत्व को बढ़ावा दें। बिल्कुल सही फरमाया। और जिन कदरों पे ये देश बना है, जो बेसिक फाउंडेशन है हमारे संविधान ने, आईन ने दी है सेकुलरिज्म की, सबको बराबर का हक, इनसे फिक्र तो है हम सबके दिल में, लेकिन मैं इनको भरोसा दिलवा सकता हूं कि वो कदरें कहीं जाने वाली नहीं है। कुछ वक्त थोड़ा सा डुलमुल खराब आ जाता है कभी, कुछ लोगों की शरारत, इश्तियाल अंगेजी की वजह से, लेकिन कहीं वो कदरें जाने वाली नहीं है।
सिर्फ एक काम करना होगा हम सबको, आपको, कि हमको अलर्ट रहना है, हमको इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है जो कभी कभार भावना में आके, इमोशंस में आके हम लोग कर जाते हैं। अगर वो हो गया तो इन सबके डिजाइन फेल हो जाएंगे। जी लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, आपको लग रहा है कि अयोध्या का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गर्मा रहा है, क्योंकि लोग भी वहां पर परेशान हैं, जिला इंतजामिया जो है वो परेशान है, और सवाल ये भी उठता है कि जब इजाजत नहीं थी तो क्या जो इंतजामिया है वो फेल हुआ है कि वो वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे, सरयू घाट तक पहुंच गए, और अब दूसरी जगह भी पहुंचने वाले थे जहां जैसे तैसे उनको मनाकर रोका गया। तो ये जिम्मेदारी तो इंतजामिया की है कि वहां का माहौल खराब ना हो, एक के बाद एक लोग आखिर वहां पहुंच क्यों रहे हैं? देखिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की, ये पहले भी वारदात ऐसे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसकी मिली भगत हो जाती है। हमने देखा है, मैं चश्मदीद हूं कई चीजों का। सडनली आपको रियलाइज होगा कि इतने 50,000 लोग आ गए, ये ट्रेनें भर के आ गई, कैसे आ गई, कैसे परमिट हुई? क्या तंत्र इतना कमजोर है? क्या आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना कमजोर है कि कौन कहां से आ रहा है? तो ये होने दिया जाता है, इज्तिमा होने दिए जाते हैं। मेरा ये भी मानना है, जानबूझकर इस तरह से किया जाता है। सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आप को सियासत में मुलविस नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को सरकार की तरह बिहेव करना चाहिए, जो देश के लिए ठीक है, जो उस एरिया के लिए ठीक है, जो अयोध्या फैजाबाद के लिए ठीक है, वो करना चाहिए। मैं तो खुद जानता हूं, हमने बहुत लोगों के इंटरव्यू उन दिनों भी करते थे कि लोकल लोग बिना मजहब व मिल्लत कितने दुखी होते थे, उनकी लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती थी, उनकी जिंदगी रुक जाती थी, उनके रोजगार बंद हो जाते थे, और फिर टेंशन अलग, तो दिनों दिन महीनों महीने कारोबार बंद है। तो इसलिए उन लोगों का भी सोचना चाहिए, ठीक है, जो जितना लॉ कानून परमिट करता है, जो इंतजामात हैं, उसी हिसाब से करना चाहिए। और जिन लोगों को कानून और लॉ को इंप्लीमेंट करना है, उनको बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमको बाद में पता चला तो बाद में रोक लिया। घटनाएं इसीलिए होती है जब वहां पहुंच गए सब, फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, तो फिर होने से पहले नहीं रोका जाता, बल्कि होने के बाद जो एक्शन लिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि हमने सब कुछ किया, और वो दिख रहा है कि क्या सब कुछ किया गया। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ हो जाता तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, और एक ऐसे लीडर की जेर क़यादत पहुंचे हैं जिनको पता है कि उनकी पहचान ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक, ट्विटर के जरिए, यूट्यूब, व्हाट्सएप के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। अपने राय, अपने मशवरे आप हमें दे सकते हैं, अपने सवालात वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, और आप हमें यह भी बता सकते हैं कि कौन से मौजूआत हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम अपना प्रोग्राम करें, वो कौन से एक्सपर्ट हैं जिनको हम अपने स्टूडियो में बुलाएं। आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।